साल 1984। भारत अपनी सामान्य रफ्तार में चल रहा था। भोपाल, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है, उस समय शांत और खूबसूरत शहरों में गिना जाता था। लोग सादगी से रहते थे। बच्चे स्कूल जाते, लोग दफ्तर जाते। शाम को चाय की दुकानों पर बातचीत होती। जिंदगी सामान्य थी, बिल्कुल साधारण। लेकिन किसी को नहीं पता था कि दिसंबर का पहला हफ्ता इस शहर के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। ये कहानी है एक ऐसी रात की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। भोपाल के पास अमेरिका की एक बड़ी कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। यहाँ सालों से सेवन नाम का कीटनाशक बनाया जा रहा था। इस कीटनाशक को बनाने के लिए एक बेहद खतरनाक रसायन इस्तेमाल होता था, मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC। ये गैस इंसानी शरीर के लिए इतनी खतरनाक थी कि इसकी एक बूंद त्वचा पर गिर भी जाए तो जलन शुरू हो जाती थी। अगर यह हवा में फैल जाए तो कुछ ही मिनटों में इंसान की सांसें रुक सकती थीं। MIC को बहुत सावधानी के साथ टैंक में रखा जाता था। टैंक को हमेशा ठंडा रखना पड़ता था क्योंकि तापमान बढ़ने पर यह गैस तेजी से प्रतिक्रिया करती है। साल 1980 के बाद यूनियन कार्बाइड ने फैक्ट्री में खर्च कम करना शुरू कर दिया। सुरक्षा सिस्टमों को धीरे धीरे बंद कर दिया गया। जितनी मशीनें 24 घंटे चलनी चाहिए थीं, उन्हें सिर्फ दिखावे के लिए चलाया जाता था। कर्मचारियों ने कई बार चेतावनी दी कि मशीनें ठीक नहीं हैं, टैंक की हालत खराब है, लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने उनकी किसी बात को गंभीरता से नहीं लिया। फैक्ट्री में 42 टन MIC गैस एक टैंक में भर के रखी जाती थी, लेकिन टैंक की मेंटेनेंस ठीक से नहीं होती थी। कई रिपोर्टें कहती हैं कि इस टैंक में महीनों से दरारें थीं और प्रेशर को संभालने वाले सिस्टम भी कमजोर हो चुके थे। 2 दिसंबर 1984 का पूरा दिन बिल्कुल सामान्य था। लोग रोज की तरह अपने काम पर गए। बच्चों ने खेलकूद किया, बाजार खुले थे और रात आते आते लोग अपने घरों में सोने चले गए। लेकिन उसी शाम फैक्ट्री के अंदर एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी जिसके बारे में न कर्मचारी जानते थे न शहर के लोग। रात करीब 10 बजे टैंक नंबर E610 में अचानक तापमान बढ़ने लगा। किसी तरह पानी इस टैंक के अंदर चला गया था। इस बात का पता आज तक नहीं चल पाया कि पानी गलती से गया, मशीन खराब थी या ये किसी की लापरवाही का नतीजा था। जैसे ही पानी MIC से मिला, एक जोरदार रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई। टैंक के अंदर का तापमान तेजी से बढ़ने लगा, गैस उबलने लगी, दबाव बढ़ता गया। MIC एक ऐसी गैस है जो पानी से मिलते ही विस्फोट जैसी प्रतिक्रिया करती है। टैंक के बाहर लगा तापमान मीटर तेजी से ऊपर जा रहा था। कर्मचारियों ने देखा कि टैंक के ऊपर लगी स्टील की परत तक गर्म होने लगी है। लेकिन उस रात फैक्ट्री में ना तो इंजीनियर मौजूद थे, न सुपरवाइजर। जो कुछ कर्मचारी थे वे भी ठीक तरह से प्रशिक्षित नहीं थे। वे डर गए, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आई कि करें क्या। कुछ ही मिनटों में टैंक इतना गर्म हो गया कि उसे ठंडा रखने वाली प्रणाली, जो वैसे ही बंद पड़ी थी, बिल्कुल बेकार हो गई। इससे दबाव लगातार बढ़ता गया। गैस को रोकने वाला वेंट गैस स्क्रबर भी बंद था या बेहद कम क्षमता पर चल रहा था। अलार्म बजा जरूर, लेकिन कंपनी ने उसे तुरंत बंद कर दिया ताकि फैक्ट्री के बाहर के लोग घबरा न जाएं। और फिर रात करीब 12:30 बजे अचानक एक तेज धमाके जैसी आवाज हुई। टैंक का सेफ्टी वाल्व फट चुका था और उस पर लगभग 40 टन खतरनाक MIC गैस एक विशाल अदृश्य और जहरीले बादल की तरह भोपाल की हवा में फैलने लगी। इस गैस को रोका नहीं जा सकता था। कुछ ही मिनटों में ये बादल हवा के साथ फैलकर शहर की ओर बढ़ने लगा। उस समय शहर गहरी नींद में था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मौत इतनी चुपचाप उनके घरों की छतों के ऊपर मंडरा रही है। गैस हवा से भारी थी, इसलिए वो जमीन के करीब फैल रही थी। फैक्ट्री के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों ने सबसे पहले बदलाव महसूस किया। उन्हें आंखों में तेज जलन होने लगी, जैसे किसी ने मिर्च का धुआं छोड़ दिया हो। गले और फेफड़ों में तेज जलन शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में खांसी, उल्टी, चक्कर और बेहोशी होने लगी। लोग अपने घरों से बाहर भागने लगे, लेकिन बाहर की हवा और भी जहरीली थी। कई लोग भागते भागते सड़क पर ही गिर गए। बच्चे चीख रहे थे। महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लेकर इधर उधर भाग रही थी। अस्पताल की ओर जाने वाले रास्ते लोगों से भर गए। एक तरफ लोग जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी तरफ गैस का असर बढ़ता जा रहा था। लोगों की आंखें सफेद पड़ने लगी। सांस इतनी रुक रही थी कि वे हाथ पैर मारते हुए गिरलाते थे। अस्पतालों का हाल कुछ ही मिनटों में खराब हो गया। डॉक्टरों ने अपने जीवन में इतनी भीड़ कभी नहीं देखा था। हर तरफ बेहोश लोग, मरते हुए लोग, मदद के लिए चिल्लाते हुए लोग। डॉक्टरों को यह नहीं पता था कि कौन सी गैस फैली है, इसलिए इलाज करना और भी मुश्किल हो गया। कई डॉक्टरों ने बेतहाशा प्रयास किए, किसी को ऑक्सीजन दी, किसी की आंखें धोईं, लेकिन इतने बड़े स्तर पर इलाज करना असंभव था। सुबह तक हालात और भी बदतर हो चुकी थी। सड़कें लाशों से पट चुकी थी। रेलवे स्टेशन के पास, झुग्गी बस्तियों में, फैक्ट्री के आसपास जहां देखे वहां लोग मरे पड़े थे। हजारों पशु भी वहीं मर गए। ये दृश्य इतना भयावह था कि देखने वालों की रूह कांप गई। सरकारी आंकड़ों ने कहा कि शुरुआती 72 घंटों में लगभग 3000 लोग मरे, लेकिन असल संख्या कहीं ज्यादा थी। आज कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें कहती हैं कि मरने वालों की कुल संख्या 15,000 से 25,000 के बीच में थी।
इस घटना के बाद यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्हें उसी दिन विशेष सुविधाओं के साथ रिहा कर दिया गया और वे निजी विमान से अमेरिका लौट गए। इसके बाद वे कभी भारत नहीं आए। वर्षों तक भारत सरकार ने उन्हें वापस लाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने उन्हें कभी नहीं भेजा। जांचों में यह साफ हुआ कि यह हादसा किसी एक गलती का नतीजा नहीं था, ये कई लापरवाहियों का मिला-जुला परिणाम था। सुरक्षा सिस्टमों का बंद होना, टैंक की खराब हालत, प्रशिक्षण की कमी, खर्च बचाने के लिए नियमों की अनदेखी और चेतावनियों को नजरअंदाज करना। 1989 में भारत सरकार ने यूनियन कार्बाइड के साथ समझौता किया और $470 मिलियन का मुआवजा लिया, लेकिन यह रकम बहुत कम थी और पीड़ितों तक इसका बहुत छोटा हिस्सा पहुंचा। कई लोगों को तो कुछ भी नहीं मिला। जिन परिवारों ने अपने कई सदस्य खो दिए थे, उन्हें भी बेहद मामूली रकम दी गई। सबसे दुखद बात यह है कि इस त्रासदी का असर आज भी खत्म नहीं हुआ है। गैस का जहर लोगों के शरीर में पीढ़ियों तक असर करता रहा है। आज भी कई बच्चे जन्म से बीमार पैदा होते हैं। कुछ के फेफड़े कमजोर हैं, कुछ